आप सभी को अस्सलाम वालेकुम और दोपहर का नमस्कार। एजुकेशन अफेयर्स के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज हम लोग समझेंगे कि धीमे सीखने वाले या स्लो लर्नर्स या धीमे सीखने वाले किसे कहते हैं, तथा ये जो बच्चे धीमे गति से सीखते हैं तो इनको क्या क्या हम लोग उपाय देंगे या क्या क्या उपाय करेगा एक टीचर जिससे इनके धीमे सीखने की गति में थोड़ा सा तेजी लाया जा सके। तो धीमे सीखने वाले जो स्लो लर्नर हैं वे ऐसे बच्चे हैं जिनकी सीखने की गति सामान्य या औसत बच्चों की तुलना में धीमी होती है। तो धीमे सीखने वाले बच्चे कौन से होते हैं? जिनका जो सामान्य औसत बच्चे, जैसे कि आईक्यू लेवल आप लोग जानते होंगे कि एक निर्धारित पैटर्न है कि मान लीजिए कि जैसे कि 0 से लेकर 146 तक आईक्यू लेवल्स होते हैं। इसी के बीच में जिसका जितना आईक्यू लेवल रहता है उसके हिसाब से उनको नंबरिंग दी जाती है। तो सामान्य बच्चे हैं उनको एज अ 90 से 110 के बीच में रखा जाता है कि 90 से लेके 110 के बीच में जिसका आईक्यू लेवल है तो उसे हम लोग सामान्य कहते हैं या फिर एवरेज कहते हैं, और इससे कम है तो उसे हम लोग स्लो लर्नर कहते हैं। तो यहाँ पे वही बताया गया है। तो 90 या 80 या 70 है तो वो स्लो लर्नर कहलाएंगे। तो बट इसका मतलब ये नहीं कि वे सीख नहीं सकते हैं। मतलब जो सामान्य से थोड़ा कम हो गया आईक्यू तो इसका मतलब ये नहीं कह सकते कि वो सीख नहीं सकते, वो सीखेंगे। थोड़ा सा उनको कम आईक्यू हो तो वो क्या करेंगे कि उनको थोड़ा अधिक समय दे देंगे और थोड़ा धैर्यपूर्ण रह करके हम अपने टीचिंग स्ट्रैटेजीज में या जो भी शिक्षण की रणनीतियाँ हैं उसमें थोड़ा परिवर्तन करेंगे या उसकी आवश्यकताओं को पूर्ति करेंगे तो वो जल्दी सीख सकेंगे। फिर आगे है कि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि धीमे सीखने वाले शब्द सीखने की अक्षमता लर्निंग डिसेबिलिटी या बौद्धिक अक्षमता इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से भिन्न है। तो जो धीमे सीखने वाले जो बालक है या वो अलग है, किससे अलग है? जैसे कि जो जिनको सीखने की अक्षमता है, जिसको लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है, या फिर जिनको बौद्धिक अक्षमता है, जो मतलब दिमागी रूप से सीखने में थोड़ा उनको दिक्कतें आती हैं, तो ये क्या है? उनसे अलग है। चार से भिन्न उसको भी देख लेते हैं कि धीमे सीखने वाले बच्चे कौन से होते हैं। जैसे कि इनकी बुद्धि लब्धि आमतौर पे 70 से 90 के बीच में होती है और औसत से थोड़ी सी कम होती है। जैसे कि मैंने बताया कि 90 से थोड़ी सी कम होती है। तो ये क्या है कि धीमे सीखने वाले कहलाते हैं। लेकिन सही अगर सहायता मिले तो ये सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और वहीं पे सीखने की अक्षमता से क्या तात्पर्य है कि लर्निंग डिसेबिलिटी से, इसमें किसी विशिष्ट सीखने के क्षेत्र में जैसे किसी स्पेशल एरिया में इनको दिक्कत होती है। जैसे कि मान लीजिए इनको डिसलेक्सिया है, मतलब पढ़ने संबंधित कोई विकार है, या डिसग्राफिया है, लिखने संबंधित कोई इनको क्षमता है या दिक्कत है, या फिर डिसकैलकुलिया या फिर गणित में या कैलकुलेशन करने में इनको कोई दिक्कत है, या फिर हम कह सकते हैं कि तो इन सब में क्या आता है, इनको कठिनाइयाँ आती हैं। तो भले ही बच्चे का आईक्यू सामान्य औसत से ऊपर हो तो ऐसे बच्चों को क्या हो सकता है कि दिक्कतें आ सकती हैं जो सीखने की अक्षमता जिनके अंदर होती है, भले उनका आईक्यू कम हो या ज़्यादा हो। और तीसरा है बौद्धिक अक्षमता। बौद्धिक अक्षमता क्या है कि इसमें आईक्यू 70 से कम होता है और यह सीखने या फिर समस्या समाधान या फिर अनुकूल व्यवहार में महत्वपूर्ण दिशाएं दर्शाता है। तो इनका आईक्यू कितना होता है? 70 से बिलो होता है। किसका? बौद्धिक अक्षमता वाले बालकों का। आइए फिर आगे देखते हैं कि धीमे सीखने वाले बच्चों की कुछ सामान्य विशेषताएं। जो धीमे सीखने वाले बच्चे होते हैं उनकी कुछ विशेषताएं हैं ना, किस प्रकार से समझेंगे कि वो धीमे सीखने वाले बच्चे हैं। तो सीखने की धीमी गति, उनकी गति क्या होती है? सामान्य बालकों से थोड़ा सा वो उनकी गति कम होती है सीखने में। जैसे कि नए नए कुछ चीज़ हो गए तो उनको समझने में थोड़ा सा समय लगता है। दूसरा है कम ध्यान अवधि। जैसे कि कोई भी आप टॉपिक पढ़ाएंगे या कुछ उनको सिखाने का कोशिश करेंगे तो उनका जो ध्यान केंद्रित है वो बहुत ही कम लग पाता है उन पर, है ना, मतलब कि लगातार वो ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। तीसरा है कमजोर याददाश्त। उनको कुछ सीखी हुई बातें याद रखने में या कोई जानकारी आप प्रदान करेंगे तो उनको थोड़ा याद करने में थोड़ी सी उनको दिक्कतें आती हैं। अमूर्त विचारों को समझने में कठिनाई। जो भी जैसे कि अमूर्त आप विचार देंगे, मान लीजिए कि आप अगर उनको कह रहे हैं कि जैसे कि हम लोग मैथ में अक्सर प्रयोग करते हैं, मान लीजिए, तो लोग उसमें क्या होता है कि दिमाग में हमारे वैसे कंसेप्ट बनते हैं, तो दिमाग में जो कंसेप्ट बनते हैं तो वो सब अमूर्त होते हैं कि हम लोगों ने जो देखा हुआ वस्तु है उसकी छवि जब हम लोग अपने दिमाग में बनाते हैं तो वो अमूर्त विचार कहलाते हैं। तो उनको ऐसे विचारों बनाने में क्या होती है? थोड़ी सी कठिनाई आती है। फिर तर्क संगत सोच में कमी, कि वो समस्याओं को हल करने में क्या होता है, उनको मुश्किल आती है। फिर छठवां है अभिव्यक्ति में कठिनाई, कि मौखिक या लिखित रूप से खुद को व्यक्त करने में क्या कर आती है, उनको थोड़ी समस्याएं आती हैं। जैसे कि
कोई बातचीत करना हो गया या फिर लिख करके अपनी बातों को व्यक्त करने में उनको थोड़ी-सी दिक्कतें आती हैं। फिर आत्मविश्वास की कमी, कि वह किसी भी कार्य को करते हैं तो उसमें उनमें थोड़ा-सा सेल्फ कॉन्फिडेंस का थोड़ी-सी कमी होती है, जिससे कि उनमें अक्सर वो क्या हो जाते हैं, चिंता-उनता के शिकार हो जाते हैं, जिससे उनको कठिनाई आती है। फिर क्या है, रटने पर अधिक निर्भरता, कि ये समझने पे ज़्यादा बल नहीं देते हैं, इसके बजाय रटने पे बल देते हैं, ये धीमे सीखने वाले बच्चे। तो ये सब इनकी विशेषताएँ थी कि सीखने की धीमी गति है, कम ध्यान की अवधि है, कमज़ोर याददाश्त है, अमूर्त विचारों को समझने में कठिनाई, तर्कसंगत सोच में कमी है, अभिव्यक्ति में कठिनाई है, आत्मविश्वास की कमी है और रटने पर अधिक निर्भर करते हैं। तो ये सब क्या हैं, इनकी विशेषताएँ हैं। फिर आगे देखते हैं कि धीमे सीखने वाले छात्रों के संवर्धन, एनरिचमेंट या उपाय। तो इनको किस तरह से हम क्या संवर्धन देंगे, क्या उपाय देंगे, उसके बारे में भी देख लेते हैं कि धीमे सीखने वाले छात्रों को अपनी पूरी क्षमता तक पहुँचने में मदद करने के लिए उन्हें विशेष ध्यान और स्ट्रैटेजीज़, जो भी रणनीतियाँ हैं उसको अपनाने की हमें क्या है, आवश्यकता होती है। यहाँ उनके संवर्धन के, उनके उपाय के लिए कुछ इनके एनरिचमेंट के लिए या उनके संवर्धन के लिए कुछ उपाय दिए गए हैं, देखते हैं। पहला क्या है, व्यक्तिगत शिक्षा योजना की इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान की। हम क्या करेंगे कि हर धीमे सीखने वाले छात्र की ज़रूरत और क्षमताओं का आकलन करेंगे, ठीक? जो भी बालक कितना सीख रहा है, पहले उसका हम लोग आकलन करेंगे, फिर उनके लिए क्या करेंगे, विशिष्ट रूप से उनके मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य या प्रासंगिक या समयबद्ध जो स्मार्ट लक्ष्य है वो निर्धारित करेंगे। फिर शिक्षण, जो हमारे टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ हैं, फिर हमारे रिसोर्सेस हैं, तो क्या करेंगे, उनके मूल्यांकन विधियों के अनुसार या फिर छात्रों की ज़रूरतों के अनुसार उसको अनुकूलित करेंगे, है ना? इन सब चीज़ों का जो हमारा स्ट्रैटेजीज़ है, टीचिंग मेथड है, तो उनके अनुसार हम लोग करेंगे। फिर शिक्षक, माता-पिता और अन्य विशेषज्ञों की एक टीम तैयार करेंगे और मिल कर के एक इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान वहाँ पे निर्धारित करेंगे, जिससे उनको एक व्यक्तिगत शिक्षा योजना दे दिया जा सके, जिससे उनकी जो पूर्ति हो और जो उनको समस्या आ रही है उसका उपाय किया जा सके। फिर छोटे समूह में शिक्षण या व्यक्तिगत ध्यान, फिर इसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग कि कक्षा में छोटे-छोटे समूह बना सकते हैं ना बच्चों के, ताकि शिक्षक प्रत्येक छात्र पर अधिक ध्यान दे सके या उनको व्यक्तिगत ध्यान दे सके, ताकि उनकी जो भी दिक्कतें हैं, उनको समझने में कोई भी कंसेप्ट समझने में दिक्कत आ रही है, तो उन्हें व्यक्तिगत रूप से छोटे-छोटे समूह में उनको समझाया जा सकता है। तो इस तरीके से उनके संवर्धन के उपाय किए जा सकते हैं, उनकी दिक्कतों के उपाय किए जा सकते हैं। फिर तीसरा है विभिन्न शिक्षण विधियों का उपयोग। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अ, बहुत सारे अलग-अलग शिक्षण विधियों का हम लोग उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग केवल व्याख्यान, लेक्चर का ही प्रयोग ना करके हम लोग कुछ दृश्य हो गया या श्रव्य हो गया, मतलब कि कुछ चित्र दिखा करके या फिर कुछ म्यूज़िक वगैरह लगा करके, ऐसे भी हम लोग मेथड्स का यूज़ करके उनको अच्छे से क्या कर सकते हैं, उपयोग करके उनका उपाय कर सकते हैं, जो उनको दिक्कतें आ रही हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग चित्र हो गया, कोई चार्ट पेपर हो गया, वीडियो हो गया, या खेल-खेल में सिखा देंगे, या फिर कोई नाटक करा के उनको सिखा देंगे, या फिर कोई ऐसा गतिविधि करा देंगे कि वो अच्छे से समझ सकें, उनके व्यवहार या दैनिक जीवन से जुड़े हुए। जिससे क्या होगा कि उनको दिक्कतें कम आएँगी, और कुछ ऐसे उदाहरण प्रदान हम करेंगे कि उनके जीवन से वो जुड़े हों। तो जिससे क्या हो सकता है कि उनके जो भी सीखने में कमी आ रही है उसकी पूर्ति हो सकती है। तो चौथा है बार-बार दोहराव और अभ्यास है, रिपिटिशन एंड प्रैक्टिस, कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि किसी भी जो भी हम कुछ नया अगर उनको कॉन्सेप्ट कोई सिखा रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको बार-बार अगर दोहराएँगे तो उनको थोड़ी-सी जो सीखने में समस्या आ रही है उसको समझ सकेंगे। फिर वो सीखी हुई अवधारणाओं को क्या कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं, और उसके द्वारा बार-बार अभ्यास कराएँगे तो कहीं न कहीं उनको जो दिक्कतें आ रही है उसकी पूर्ति हो सकता है। फिर पाँचवाँ है सकारात्मक सुदृढ़ीकरण और प्रोत्साहन, पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट एंड एनकरेजमेंट, कि हम लोग क्या करेंगे कि उनकी छोटी-छोटी सफलताओं पर, मान लीजिए कि कोई बालक है, हम लोगों ने कोई प्रश्न पूछा तो वहाँ पे उसने उसका उत्तर दे दिया, भले ही गलत दिया थोड़ा-सा, बट हम लोग क्या करेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे और उनको एक पुनर्बलन देंगे, शाबाशी देंगे या फिर वेरी गुड कहेंगे, और कहेंगे कि इस प्रकार से होगा। तो उनमें क्या आएगा, एक सकारात्मक एक दृष्टिकोण वहाँ पे उत्पन्न होगा, उनको एक प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे क्या होगा, उनको सीखने में जो धीमे उनमें गति आ रही है उसमें थोड़ा-सा तेज़ी आएगा। तो छठा है सहयोगी शिक्षण, कोलैबोरेटिव लर्निंग और पीयर ट्यूटरिंग। अब छठा क्या है कि हम लोग तेज़ी से सीखने वाले छात्रों को धीमे सीखने वाले छात्रों के लिए क्या करेंगे, मदद करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। कि क्लास में बहुत प्रकार के बालक होते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, एक सहयोग शिक्षण के लिए क्या करेंगे कि कुछ उसमें अगर बालक जो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते हैं, जो पढ़ने में ज़्यादा योग्य हैं, अच्छे हैं, तो क्या करेंगे कि उनको कहेंगे कि जो धीमी गति वाले बालक हैं उनकी थोड़ी मदद करें, ताकि उनको क्या हो सके, प्रोत्साहित करें कि सीखने में जो दिक्कतें आ रही हैं उसकी पूर्ति करें, या फिर सहकार में जो कोलैबोरेटिव लर्निंग है उसको बढ़ावा दे करके हम लोग क्या कर सकते हैं, साथियों को सीखने का अवसर मिलता है, जिससे क्या हो जाता है, तेज़ी से वे सीख सकते हैं, कोई भी अवधारणा को मजबूत कर सकते हैं।
फिर सातवां है सरल भाषा और स्पष्ट निर्देश, सिंपल लैंग्वेज एंड क्लियर इंस्ट्रक्शन, कि हम लोग क्या करेंगे, कुछ जटिल वाक्यों और जो कॉन्सेप्ट है उनका उपयोग हम लोग कम करेंगे, है ना। जैसे कि हम लोग मातृभाषा में उनको पढ़ाने की कोशिश करेंगे, ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे जो उनके दैनिक जीवन से जुड़े हो, जो आपस में वो जब बातचीत करते हो, ऐसे हम लोग लैंग्वेजेस का, ऐसी भाषाओं का प्रयोग करेंगे तो उनको थोड़ा जो समस्या आ रही है समझने में, या जो भी कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत आ रही है तो उसकी पूर्ति हो सकेगी। फिर हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारे इंस्ट्रक्शंस है उसको सरल या स्पष्ट और या एक बार में एक ही दे, मतलब कोई भी हम लोग इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो एक बार में उनको एक ही इंस्ट्रक्शन देंगे कि कोई भी काम आप इस तरह से करें, कि एक साथ कई सारे काम या कई सारी चीज़ों को उनको नहीं बताएंगे। और सुनिश्चित करेंगे कि छात्र ने निर्देश, जो हम लोग निर्देश दे रहे हैं वो ठीक से समझा कि नहीं, उसको भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो तभी जो उनके इनरिचमेंट है उनके उपाय हो सकेंगे। फिर आठवां उपचारात्मक शिक्षण, रेमेडियल टीचिंग, के हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले डायग्नोसिस टेस्ट करेंगे। डायग्नोसिस का क्या मतलब है कि एक निदानात्मक परीक्षण करेंगे। निदानात्मक परीक्षण से तात्पर्य है कि जिस प्रकार से आप, अगर कोई रोग हो जाता है तो आप ब्लड टेस्ट वगैरह कराते हैं या फिर अल्ट्रासाउंड कराते हैं, तो उससे पता चलता है कि आपको आखिर समस्या क्या है। तो उसी प्रकार से एक बालकों का भी एक डायग्नोसिस टेस्ट करते हैं, जिससे ये पता चलता है कि उनको सीखने में कहाँ दिक्कत आ रही है। जब सीखने में दिक्कत कहाँ आ रही है, जब ये पता चल जाएगा तो अब उनको उपचार, एक रेमेडियल टीचिंग देंगे। तो जिससे क्या हो सकता है, उनकी समस्याओं, जो भी वो उनको सीखने में दिक्कतें आ रही है, धीमी गति से सीख रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा वहाँ पे हम लोग रिमीडियल देकर के उस पे प्रोत्साहित कर सकते हैं। फिर नौवां है अवकाश और आराम, ब्रेक्स एंड रिलैक्सेशन, कि हम लोग क्या करेंगे, जो धीमे सीखने वाले छात्र हैं, छात्रों की ध्यान अवधि कम हो सकती है ना, जो धीमे गति से सीखते हैं बालक, तो जाहिर सी बात है वो जो भी सीखेंगे तो उनको सीखने में जो समय लगेगा वो थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो इस बीच-बीच में वो क्या करेंगे, छोटे-छोटे ब्रेक देंगे ताकि वो लोग थोड़ा समायोजन कर सके अच्छे से। और पढ़ाई के दौरान तनाव कम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आराम करने के उनको तरीके भी सिखाएँगे। फिर है माता-पिता के साथ सहयोग, पैरेंटल कोलैबोरेशन, कि हम लोग क्या करेंगे, जो बालक धीमी गति से सीख रहे हैं तो उनके माता पिता को जा करके उनसे बातचीत करेंगे, उसको सूचना देंगे, उनसे उनकी दिक्कतों के बारे में जानकारी लेंगे। घर पर बच्चे की मदद करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग स्ट्रैटेजीज बनाएंगे और सुझाव देंगे माता पिता को। फिर माता पिता को बच्चों को भावनात्मक समर्थन देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे कि आप इनको जो भी भावनात्मक समर्थन है, कि इनको शाबाशी वगैरह दें, घर पे सकारात्मक दृष्टि से बात करें या फिर उनको प्रोत्साहन करें। तो जिससे क्या होगा, जो सीखने में उनको धीमी गति है उसमें थोड़ा सा तेजी आएगी। फिर 11वां है सहायता का उपयोग, है ना, कि हम लोग क्या करेंगे, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजिकल एड्स, कि जो भी बालक धीमी गति से सीख रहे हैं तो हम लोग शैक्षिक एड्स का यूज़ करेंगे, जिससे कि माध्यम से क्या हो सके, वो आसानी से सीख सके। जैसे कि हम लोग ऑडियो विजुअल का यूज़ करेंगे, प्रोजेक्टर्स का यूज़ कर लेंगे, या फिर उनको मूवीज़ वगैरह दिखा सकते हैं। और फिर ऐसे आकर्षक चीज़ों का हम लोग प्रयोग करेंगे जिससे उनको सीखने में गति आए। फिर 12वां नंबर है कि रुचि आधारित आधारित शिक्षण, इंटरेस्ट बेस्ड लर्निंग, कि छात्रों की रुचियों का पता लगाएंगे और सीखने की गतिविधियों को उनकी रुचियों से जोड़ेंगे, है ना। पहले तो सबसे पहले उनको आखिर किस चीज़ में रुचि है ना, जब उनके हम लोग इंटरेस्ट को जान जाएंगे तो उसके अनुसार हम लोग एक्टिविटीज़ करेंगे और उनके रुचियों से उसको जोड़ करके पढ़ाएंगे। तो जब वो लोग रुचि लेना शुरू कर देंगे, जब उनको इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा तो फिर क्या होगा, उनको पढ़ने में आसानी होगी, वो बेहतर ढंग से सीख पाएंगे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इन उपायों को अपना करके जो भी धीमी गति से बालक सीख रहे हैं तो उन छात्रों को एक सहायक और प्रेरक वातावरण प्रदान कर सकते हैं, जिससे वो अपनी सीखने की चुनौतियों को सामना कर सके और अपनी पूरी क्षमता को विकसित कर सके, जिससे उनको सीखने में जो भी समस्या आ रही है उसका समाधान कर सकेंगे और धीमी गति से वो एक सामान्य बालक की श्रेणी में आ जाएंगे और अपने आप को एक सभ्य नागरिक या फिर एक सफल बालक के रूप में वो देखेंगे आगे चल के। यहीं पे वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कहीं डाउट है तो ज़रूर पूछें और सजेशन भी देना है तो ज़रूर बताएं। थैंक यू।